बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर पूर्वानंद। आपने समय निकाला और हम लोगों से बातचीत अ, जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, और ये जो पूरी बातचीत है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो युवा पीढ़ी है, जिसका ज़्यादातर ज्ञान गूगल, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया से आता है, उनमें आज गांधी किस तरीके से मौजूद रहते हैं। बातचीत की शुरुआत मैं सिर्फ़ एक शब्द से करना चाहता हूँ, वो समझना चाहता हूँ। गांधी हत्या या गांधी वध? अ, मुझे पता नहीं कि व्हाट्सएप और जो बाकी माध्यम हैं, उनमें किस प्रकार की जानकारी गांधी के बारे में दी जाती है। लेकिन गांधी वध यह शब्द बहुत पहले से प्रचलित है। जब गांधी की हत्या हुई तकरीबन उसी समय से, और इसका एक विशेष संदर्भ है। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू मान्यताओं पर चलते हैं, और हिंदू जो कथाएं हैं उनमें विश्वास करते हैं, यानी हिंदू जिन कथाओं में विश्वास करते हैं और जिन मान्यताओं में, तो उन धार्मिक मान्यताओं में एक शब्द आता है वध और दूसरा शब्द आता है मोक्ष। तो वध कहा जाता है एक ऐसी हत्या को जो ठीक है, उचित है और गलत आदमी की गई है ना। और अक्सर आप जो कथाएं हैं जिनमें हिंदू विश्वास करते हैं उनको आप पढ़ेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि जिन्हें असुर कहा जाता है, उनकी हत्या करते हुए देवता दिखलाई पड़ते हैं या अवतार दिखलाई पड़ते हैं, और उन हत्याओं को हत्या नहीं कहा जाता, उनको वध कहा जाता है। जैसे रावण की हत्या भी रावण की हत्या नहीं है, रावण का वध है ना। महिषासुर की हत्या महिषासुर की हत्या नहीं है, महिषासुर का वध है। क्योंकि यह माना जाता है कि यह पवित्र किस्म की हत्या है, यह कोई अपराध नहीं है, यह एक अनिवार्य हत्या है, पवित्र उद्देश्य से की जा रही हत्या है, और जिसका वध किया जा रहा है, यानी जो लोग ये दावा करते हैं कि वे पवित्र उद्देश्य से वध कर रहे हैं, वे उसका भला कर रहे हैं, क्योंकि उसको उस वध के कारण मोक्ष प्राप्त होगा। तो बल्कि कई जगह यह दिखलाया जाता है कि जो असुर है या राक्षस है या दानव है, वो खुद को ही प्रस्तुत कर देता है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि उसे इसका विश्वास होता है कि जिसके हाथों वो मारा जाएगा, कृष्ण के हाथों या किसी दूसरे अवतार के हाथों, राम के हाथों, तो उसे मोक्ष मिलेगा, वह स्वर्ग चला जाएगा, और जो वह जिस गलत योनि में पैदा हो गया है उससे उसको मुक्ति हो जाएगी। तो यह संदर्भ है शब्द का, इसको समझना चाहिए। और इसलिए गांधी की हत्या को वध कहा गया, ताकि जो लोग गांधी की हत्या को सही मानते थे, वो ये कह सकें कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने तो एक धार्मिक काम किया है, हमने पवित्र काम किया है। और वे ये दावा करते हैं कि गांधी को भी हमने मोक्ष दिला दिया, क्योंकि गांधी लगभग असुर हो चुके थे, तो हमने उनको मोक्ष दिला दिया। आपने ये बात कही कि जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, जब देवदास जो महात्मा गांधी के पुत्र थे, वो जब मिलने जाते हैं नाथूराम गोडसे से, तो उस वक्त नाथूराम गोडसे ने वो कहते हैं उनसे कि मैंने किसी आपसी रंजिश या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। जिस पर देवदास पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक वजह से। तो क्या ये राजनैतिक वजह जो नाथूराम गोडसे ने उस वक्त देवदास को कही थी, वो राजनैतिक वजह आज भी मौजूद है? देखिए, इसका मतलब यह है कि हम राजनीतिक हत्या के विचार में विश्वास करते हैं। जो भी ऐसा कह रहा है, वह जो भी कारण दे रहा है, वो कारण दे रहा है कि व्यक्तिगत कारण नहीं थे, और जाहिर तौर पे व्यक्तिगत कारण नहीं थे, क्योंकि गांधी से गांधी और नाथूराम गोडसे का रिश्ता ही क्या था। तो लेकिन
जो वैचारिक कारण भी होता है वो व्यक्तिगत होता है। यानी वह मुझे इतना राजनीतिक और वैचारिक इतना ज़रूरी लगने लगे कि मैं जाकर किसी पर हमला कर दूं, किसी की हत्या कर दूं, तो वह व्यक्तिगत भी हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन इससे दूसरी बात पता चलती है जिसको पहले हमें विचार कर लेना चाहिए जिस पर, वह यह कि नाथूराम गोडसे राजनीतिक हत्या में विश्वास करता था। यानी राजनीतिक मतभेद के कारण, मेरा आपसे राजनीतिक मतभेद है, इसके कारण मैं आपकी हत्या कर सकता हूं। और यह दरअसल नाथूराम गोडसे के बारे में एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बातचीत पिछले कई वर्षों में नाथूराम गोडसे बनाम गांधी की बातचीत हुई। जैसे कि नाथूराम गोडसे कोई गांधी के बराबर के कद का व्यक्ति हो। हमें यह समझना चाहिए कि नाथूराम गोडसे महज एक हथियार था, और वह एक रिवॉल्वर था, और उसकी लिबलिबी पर जो उंगलियां थी, वो उंगलियां विनायक दामोदर सावरकर की थी, और उस विचारधारा की थी जिस विचारधारा को विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापित किया, और जिसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रचारित प्रसारित किया। यह विचारधारा बहुसंख्यकवाद की विचारधारा है। यह विचारधारा श्रेष्ठतावाद की विचारधारा है, सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है। अभी अमेरिका में इसकी काफी चर्चा हुई जब व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कैपिटल पर चढ़ाए, और अमेरिका में काफी कुछ इसको लेकर लिखा गया कि हाल के चुनाव में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की हार हुई है, लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसिज्म अभी भी अमेरिका में मौजूद है, उसमें विश्वास करने वाले लोग। तो यह हमें समझना चाहिए कि विनायक दामोदर सावरकर एक श्रेष्ठतावाद या सुप्रीमेसिज्म के विचार में विश्वास करते थे। उसकी विचारधारा को उन्होंने स्थापित किया, जिस विचारधारा पर हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा बाद में एक बहुत मामूली ताकत साबित हुई, जो ज्यादा बड़ी ताकत और जो आज हम पे राज कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो नाथूराम गोडसे सावरकर का शिष्य था, और उसने पूरे षड्यंत्र के तहत गांधी की हत्या की, और गांधी की हत्या को उचित मानने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, और वे सारे लोग जो गांधी की हत्या को उचित मानते हैं, वे श्रेष्ठतावादी लोग हैं, जो हिंदुओं की भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठता के विचार पर यकीन करते हैं। उनका यह मानना है, जो सावरकर का मानना था, जो गोलवलकर का मानना था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है, कि हिंदू दुनिया की सबसे श्रेष्ठ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठतम भारतवर्ष में पैदा हुआ है, श्रेष्ठतम संस्कृति हमारी है। दुनिया को जो कुछ भी सबसे अच्छा था वो यहीं था, और यहीं से बाहर गया है। यहाँ तक कि उत्तरी पोल भी, उत्तरी ध्रुव भी भारत में था, और उत्तरी ध्रुव भारत से खिसक के चला गया, है ना। तो यह हिंदू श्रेष्ठतावाद का विचार मौजूद है, और इस हिंदू श्रेष्ठतावाद के विचार ने ही गांधी की हत्या की, और वो विचार हमारे देश में न सिर्फ मौजूद है, बल्कि अभी वह हर क्षेत्र पर काबिज है। ये बात हमें कबूल करनी चाहिए। आपने ये कहा कि नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई, लेकिन उसके पीछे सावरकर और वो पूरी एक विचारधारा थी। ये वही सावरकर है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके ऊपर माल्यार्पण भी करते हैं, उनकी तस्वीर के ऊपर। और लेकिन जब साध्वी ठाकुर कुछ बोल देती हैं महात्मा गांधी या नाथूराम गोडसे के ऊपर, तो हमारे प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री की इन दोनों बातों को किस तरीके से देखते हैं? कि क्योंकि सावरकर एक शक के बिना पे उन्हें बस शक के बिना पे रखा गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के अभाव में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनपे एक शक की सुई हमेशा रही गांधी की हत्या में। देखिए, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, हिंदी में उसे द्व्यर्थी संवाद कहते हैं, दो मायनों वाले संवाद, जो किसी समय फिल्मी दुनिया में कुछ एक लोगों के नाम से बहुत मशहूर थे, कि आप बोलते एक बात है, उसके मायने दो निकलते हैं।
और ये बहुत गलत माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चा आदमी वो है जिसकी बात का एक ही अर्थ हो। लेकिन जब आप एक चतुराई की राजनीति करते हैं, एक धोखाधड़ी की राजनीति करते हैं, तो आप एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसकी व्याख्या 2 तरीके से की जा सकती है। आपके विचार को मानने वाले उस वाक्य से वह अर्थ निकाल लेते हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप उस वाक्य के ज़रिए अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस दल के हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भाषा में माहिर है, इस भाषा का इस्तेमाल करने में। तो उसमें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, और वो मेरे लिए कोई बहुत विचारणीय बात नहीं है, क्योंकि यह मैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह और दूसरे तमाम लोगों में देखता रहा हूँ, इसलिए वह मेरे लिए बहुत विचारणीय नहीं है। लेकिन देश के लोगों के लिए ज़रूर सोचने की बात है कि उनका प्रधानमंत्री या जिसे वे नेता मानते हैं, वो 2 अर्थों वाले संवाद बोले, या किसी के लिए बहुत शोभनीय नहीं है। तो रहा सवाल सावरकर का, और आपने ठीक ही कहा, इस पर काफ़ी काम हुआ है और अभी भी हो रहा है गांधी जी की हत्या के प्रसंग पर। और वो एक बहुत, गांधी जी की हत्या के बाद गांधी की हत्या की जांच एक अलग प्रसंग है। वह जांच कैसे की गई और उसको कैसे उलझा दिया गया, और उसको कैसे इतना उलझाया गया कि वह षड्यंत्र जो गांधी की हत्या के पीछे का था, वह मुकदमे के दौरान उस षड्यंत्र की पूरी कहानी कही नहीं जा सकी। जीवनलाल कपूर रिपोर्ट जो बाद में आई, जिसमें गांधी हत्या के षड्यंत्र की जांच की, उसमें भी कपूर साहब की कुछ आग्रह दिखलाई पड़ते हैं बाद में आकर। लेकिन यह बात बहुत स्पष्ट थी उस रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट के पहले भी, और अब काफी कुछ, जैसा मैंने कहा, लिखा जा चुका है कि विनायक दामोदर सावरकर की केंद्रीय भूमिका उसमें थी, और वो सीधे साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। और इसलिए भी बरी हो गए, जैसे वे बरी हो गए, और जैसे बाद में गोपाल गोडसे ने कहा, जो नाथूराम गोडसे भाई है और जो इस षड्यंत्र में शामिल था, हत्या के प्रयास में शामिल था, और जिसे जेल हुई थी, जेल से निकलने के बाद, कि उसका और भाई गोडसे का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, लेकिन वे उन्हें एम्बैरस नहीं करना चाहते थे उनको, और इसलिए उन्होंने उस संबंध की बात उस वक्त नहीं कही। यहाँ तक कि सावरकर से भी जो अपने घनिष्ठ संबंधों की बात वहाँ नहीं कही गई, है ना। सावरकर और ये एक साथ अदालत में बैठे, लेकिन सावरकर ने कभी अपने प्रिय शिष्य गोडसे से आंख भी नहीं मिलाई। तो ये अब सारी बात रिकॉर्ड पर है, लेकिन सावरकर निश्चित रूप से उस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, सूत्रधार थे, और यह कहा जाना चाहिए। 26 जनवरी के दिन मेरी बातचीत हिंदू महासभा के मेरठ अध्यक्ष से हो रही थी। वो हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को हटा देना चाहिए। इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर गांधी सही थे, तुम्हारे लिए महात्मा हो सकते हैं, बाकी लोगों के लिए महात्मा हो सकते हैं, अगर वो सही थे और नाथूराम गोडसे गलत, तो हम लोग तो खुलेआम 30 जनवरी को शौर्य दिवस मनाते ही हैं। हम लोग हर जगह नाथूराम गोडसे एक देशभक्त था और नाथूराम गोडसे अमर रहे, ये लिखते आए हैं और हर जगह कहते आए हैं। सरकार ने कभी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? अगर सरकार को इतना गांधी प्रेम ही है, कांग्रेस की भी सरकार रही और अब बीजेपी की भी सरकार है, कोई सरकार हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए, हर देश को यह तय करना होता है कि उसके लिए कोई एक लकीर है जिसको पार कर जाने का मतलब है असभ्यता के दायरे में पहुंच जाना। मैं लक्ष्मण रेखा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि लक्ष्मण रेखा शब्द के बहुत मायने हो जाते हैं, लेकिन एक रेखा है, सभ्यता की रेखा, जिसको आप पार नहीं कर सकते। यूरोप में यह कहा जाता है कि यहूदी विरोध, एंटी सेमिटिज्म, यह वह रेखा है। तो आप ऐसा न तो कोई शब्द बोल सकते हैं, ना ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह पहन सकते हैं जिससे एंटी सेमिटिज्म की गंध भी आए। आप
स्वस्तिक का निशान अपने कपड़े पे लगा के नहीं चल सकते, अपनी टोपी पे लगा के नहीं चल सकते। और ऐसा करने पर लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है। आप ये जानते हैं कि हाल में लेबर पार्टी, जिसको वामपंथी दल माना जाता है, लेबर पार्टी के नेता, उसके सबसे मुख्य नेता कॉर्बिन को एंटीसेमिटिज्म के चलते दंडित किया गया पार्टी के अंदर। तो लेबर पार्टी खुद एंटीसेमिटिज्म को बहुत गंभीरता से लेती है, तो वह एक रेखा है, आप नहीं कर सकते। भारत की दिक्कत यह है कि भारत में कोई रेखा नहीं है, कोई ऐसी रेखा हम लोगों ने नहीं खींची जिसको अंग्रेजी में हम नॉन निगोशिएबल कहते हैं, कुछ ऐसे मूल्य जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे कोई मूल्य ही नहीं है। हम ऐसे राजनीतिक दलों को स्वीकार्य मानते हैं जो राजनीतिक हत्या को ठीक मानते हैं। राजनीतिक हत्या हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए था। राजनीतिक हत्या आप नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक हत्या हमारे यहाँ स्वीकार्य है, वह की जा सकती है, और वे दल आपके पास आ सकते हैं जो राजनीतिक हत्या में शामिल रहे हैं, और हम उन्हें अपने पास बिठाते हैं। उसी तरह एक जांच ये हो सकती थी कि क्या आप गांधी की हत्या का समर्थन करते हैं या विरोध, तो वह सभ्यता की एक रेखा हो सकती थी, क्योंकि हम गांधी को हर दल, यहाँ तक कि वह दल भी जो उस विचारधारा से परिचालित है, जिसको सरदार पटेल ने कहा था कि गांधी की हत्या उस विचारधारा के कारण हुई, और आज वह दल सत्ता में है जो उस विचारधारा से चलता है, तो हम उस विचारधारा को भी मानने को तैयार हैं, जबकि उस विचारधारा के दल ऊपरी तौर पर गांधी कहते हैं कि गांधी के बिना यह देश अधूरा है। तो ऊपरी तौर पर ही सही, अगर गांधी और भारत में कोई अन्योन्याश्रय संबंध है माना जाता है, तो फिर ऐसा कैसे है कि गांधी की हत्या का गौरवगान, गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल लोगों की तस्वीर संसद भवन के अंदर, और या उन पर डाक टिकट, और वह कोई भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के शासनकाल में नहीं लगाया गया था। डाक टिकट तो कांग्रेस पार्टी के दौरान जारी किया गया, के शासन के दौरान जारी किया गया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने अपने ऐसे कोई बुनियादी मूल्य नहीं रखे जिनसे हम कहते हैं कि समझौता नहीं करेंगे। चूंकि हमने अपने सामाजिक जीवन में कोई ऐसे नैतिक मूल्य नहीं रखे, और हम तकरीबन इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह काम निकलना चाहिए। तो हमने अपने लिए कोई नैतिकता ही निर्धारित नहीं की है। जब यह नहीं की है तो इसमें क्या आश्चर्य कि गोडसे की जयकार करते हुए किसी को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है और इसे अपराध नहीं माना जाता है, या गांधी हत्या के जश्न को अपराध नहीं माना जाता है, या सावरकर की तस्वीर को आप माला चढ़ा सकते हैं। और इस देश को ये सोचना चाहिए कि यह एक साथ दोनों काम कैसे कर सकता है, यानी यह कहे कि गांधी हमारे भारतीयता को परिभाषित करते हैं और उसी के साथ साथ ये सावरकर का भी जयगान करे जिन्होंने गांधी की हत्या का षड्यंत्र किया था। शायद हम लोगों ने सही में कोई लकीर नहीं खींची इस वजह से, जो राम मंदिर की पूरी एक झांकी निकाली जाती है गणतंत्र दिवस में, उसको पहला पुरस्कार भी मिल जाता है। तो जैसा आप उदाहरण दे रहे थे यूरोप का, वो शायद भारत में लागू नहीं है। और इसी चीज की शायद लड़ाई महात्मा गांधी के आखिरी कुछ दिनों में भी रही, जब उनके ऊपर ये लगातार आरोप लगता गया कि वो मुस्लिम परस्त होते जा रहे हैं और मुसलमानों के तरफ ज्यादा लीनियंट होते जा रहे हैं। और लेकिन उनके ऊपर हत्या का प्रयास तो पहले से भी होता आ रहा था। साउथ अफ्रीका में भी उनके ऊपर हमले हुए थे, और उसके बाद जब वो भारत आए उसके बाद भी लगातार उनके ऊपर हमले हुए। उस वक्त भी जब शायद पाकिस्तान शब्द भी नहीं होगा या मुस्लिम राष्ट्र जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त भी हमले हुए। तो ये एक, इसके पीछे क्या उस वक्त की राजनीति रही होगी? देखिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो हमले हुए वो 2-3 किस्म के थे। आपको पता है कि एक हमला तो वहां के श्वेत लोगों ने किया था गांधी पर, और एक हमला गांधी के खुद मित्र ने किया था, एक मुसलमान मित्र ने किया था, और वह हमला काफी गंभीर हमला था, जिसमें
गांधी ने जो समझौता किया उस समझौते से वो बहुत नाराज था। एक संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहा था और गांधी का वो मित्र बहुत खफा था और उसने गांधी पर वार किया और गांधी ने उससे क्षमा किया। जब उनको होश आया तो उन्होंने उसको क्षमा किया। वह मुसलमान था, यह ध्यान रहे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी के आरंभिक जीवन में भी उनके एक मुस्लिम मित्र का काफी जिक्र आता है, मेहताब का, और उससे गांधी का एक अजीबोगरीब रिश्ता है। और यह भी जो घटना दक्षिण अफ्रीका में हुई हमले की, इसमें भी एक मुसलमान शामिल है। लेकिन इसके बावजूद गांधी के मन में मुसलमानों को लेकर कोई द्वेष नहीं है ना? और यह सोचने की बात है। यह इसलिए कि गांधी एक इस निजी प्रसंग को या निजी अनुभव को एक विचार में नहीं बदल देते हैं। उनको पता है कि जो मेरा यह एक निजी अनुभव है या एक निजी प्रसंग है, इससे सारे मुसलमानों के बारे में धारणा नहीं बनाई जा सकती है। और लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं कि हमारा जो सीमित संसार है, निजी अनुभव है, जैसा मेरा, मान लीजिए आमिर के यहाँ गया या आप मेरे यहाँ आए और मैंने आपके साथ बदतमीजी की, तो आप ये धारणा बना लें कि पूर्वानंद नाम के जितने लोग होते हैं वो बदतमीज होते हैं या इस तरह की चीज। तो आप अपने निजी अनुभव को ही नियम में तब्दील कर देते हैं। अक्सर ऐसा कहते हुए लोग मिलते हैं कि आप जानते नहीं, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। तो ये नहीं जानते कि जो आपका वैयक्तिक अनुभव है उससे बाहर जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। तो गांधी इस बात को समझते थे। लेकिन आपने गांधी पर हुए पहले हमलों की बात की है, पिछले हमलों की, और भारत में जो हमले गांधी पर हुए उनमें से 1948 के पहले जो हमले हुए उनमें दो कारण। एक कारण यह था कि गांधी उन लोगों को बराबरी का हक दिलाने का संघर्ष कर रहे थे जिनको दलित कहा जाता है आज, पारंपरिक रूप से जिन्हें शूद्र कहा जाता था और अस्पृश्य कहा जाता था। गांधी उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और चूंकि वे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन पर वे लोग हमला कर रहे थे जिनकी ये समझ थी कि भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था भारत को महान बनाती है। और फिर मैं दोहराऊं कि यह मानने वाले विनायक दामोदर सावरकर भी थे, MS गोलवलकर थे, जिनका यह कहना था कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना भारत को कमजोर करना है। यह गोलवलकर ने बहुत स्पष्ट लिखा है। तो गांधी पर जो पहले हमले हुए, वे हमले इसलिए नहीं हुए थे कि उनको मुसलमान परस्त माना जाता था, बल्कि इसलिए कि वे दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन पर हमला हुआ। और उनमें से भी एक दो हमले में उनकी जान जा सकती थी, वे बच गए, लेकिन जान जा सकती थी। तो और गांधी से नफरत भी बहुत बढ़ गई थी इस वजह से कि गांधी दलितों के और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चला रहे थे। तो यह आप जगह जगह पाएंगे, उनके पत्रों में पाएंगे, लेखों में पाएंगे, उनके खिलाफ जो लिखा जा रहा था उसमें आप उस वक्त के लेखों में देखेंगे और उपन्यासों में भी देखेंगे और दूसरी जगह भी देखेंगे, जहां तथाकथित उच्च जातियों के लोगों की नाराजगी गांधी से इसलिए है कि उन्होंने नीच लोगों को सर पे चढ़ा दिया। लोग कहते हैं कि अगर गांधी नहीं होता तो ये नीच लोग, जिनको वो नीच कहते हैं, माथे पर चढ़ के नाचते नहीं। तो इसके लिए वे गांधी को दोषी ठहराते हैं। हालांकि गांधी और अंबेडकर की पूरी बहस हम सब लोगों को मालूम है और वो एक अलग प्रसंग है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी चित्पावन ब्राह्मणों के बीच, मतलब उन्हें लोग उतना मानते नहीं थे जो चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र इलाके के। ये हत्या का षड्यंत्र, जैसा मैंने कहा, कि पुणे में रचा गया। पुणे गढ़ है उस समुदाय की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि उनमें गांधी को लेकर एक घृणा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का षड्यंत्र कर रहे, गलत काम कर रहे, हिंदू धर्म को कमजोर
गांधी से बिल्कुल। नाराजगी इस वजह से भी थी, देखिए गांधी से नाराजगी कई लोगों की कई वजहों से रही। हुँ, वामपंथियों की अलग नाराजगी थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि गांधी क्रांति के रास्ते में बाधक हैं। हुँ, गांधी जनता को आंदोलित कर पाते थे, जनता को गोलबंद कर पाते थे। जनता को जितने बड़े पैमाने पर गांधी ने गोलबंद किया, अहिंसक तरीके से किसी ने नहीं किया, किसी की वो क्षमता नहीं हुई। यानी जो जनता की बात करते थे वो भी नहीं कर पाए, जनता को उस तरह से गोलबंद। लेकिन गांधी का सिद्धांत और अ, अ, जो कम्युनिज्म का सिद्धांत था और उनका जो तरीका था, दोनों में खासा फर्क था। गांधी के कम्युनिस्टों से बहस के दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें गांधी कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा कम्युनिस्ट हूँ, है ना? लेकिन हुँ, कम्युनिस्ट उनसे नाराज थे। जैसा मैंने कहा कि जो हिंदू श्रेष्ठतावादी थे वो उनसे नाराज थे। जिन्ना जैसे लोग उनसे नाराज थे, और क्योंकि जिन्ना का ये कहना था कि आप जो ये कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी और आप हिंदुओं मुसलमानों सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं इसको नहीं कबूल करता, आप सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। तो वहां भी नाराजगी थी। और जो जातीय श्रेष्ठता मानने वाले लोग थे, जातिवाद में विश्वास करने वाले, अस्पृश्यता में, उनकी नाराजगी गांधी से थी। तो गांधी से नाराजगी कई लोगों की कई कारणों से थी। अहिंसा के सिद्धांत के कारण गांधी से लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि लोगों की यह मान्यता थी कि गांधी दरअसल हिंदुओं को खासकर नामर्द बना रहा है अहिंसा की शिक्षा देकर। हुँ। तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना, हिंसा के रास्ते काम करना, इससे लोग मर्द बनते हैं, जबकि गांधी लोगों को नामर्द बना रहा है। महात्मा गांधी की हत्या तो 72 साल पहले कर दी गई थी, लेकिन ये बात कई जगह मैंने पढ़ी भी है और लोग कहते भी हैं कि महात्मा गांधी एक पूरी विचारधारा है और वो खत्म नहीं हो सकता है। वो एक सिर्फ शरीर में गोली मार देने से वो खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो लगातार दंगे हो रहे हैं या हिंदू श्रेष्ठतावाद जिस शब्द का आप बार-बार प्रयोग भी कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बार-बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद ये बता रही हैं लोगों को कि ये एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने की तरफ कदम है, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो। तो क्या ये गांधी की हत्या फिर से हम लोग खुद से कर रहे हैं या गांधी की हार हो चुकी है? देखिए गांधी ने तो अपने जीवन में काम किया ना, उन्होंने अपने जीवन में काम किया और काम करते हुए उन्होंने लिखा, सोचा, लिखा, लोगों से बातें की। और अब अगर गांधी हमारे बीच किसी रूप में मौजूद हैं तो 100 खंडों में बिखरा हुआ या 100 खंडों में समेटा हुआ जो उनका लेखन है और जो उनका विचार है उस रूप में है। आप गांधी को अब वहां से देखते हैं, और गांधी ने जो कुछ किया अपने जीवन में 1969 1869 में वे पैदा हुए, और आप मान लें कि दक्षिण अफ्रीका से उनका सार्वजनिक जीवन शुरू होता है। तो उस वक्त से लेकर 1947 तक का जो उनका जीवन रहा वो निरंतर प्रयोगों का एक सिलसिला था। और वो जी। कहते भी थे कि मेरा जीवन एक प्रयोग है, तो मैं हुँ, प्रयोग कर हुँ। रहा हूँ। और वो प्रयोग करते हुए जिस लम्हे में वो जी रहे हैं, उस लम्हे को समझने की कोशिश, उसका जवाब देने की कोशिश ईमानदारी के साथ वे करते रहे, खुद को बदलते भी रहे। उनके जो पिछले विचार थे उससे आगे वे बढ़े बाद के दिनों में। तो गांधी ने अपने वक्त का जवाब दिया, अपने अपने वक्त की चुनौती का सामना किया। अब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में गांधी की हत्या हो रही है। गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि गांधी तो एक विचार है, एक पद्धति है। और नेल्सन मंडेला ने जब अपनी लड़ाई लड़ी तो उन्होंने कहा कि उनके सामने गांधी थे। हो ची मिन्ह हुँ, ने कहा कि कहीं उनके भीतर गांधी का एक शिष्य बैठा हुआ है। हो ची मिन्ह ने भी ये बात कही, वियतनाम के जो बड़े नेता थे। मार्टिन लूथर किंग ने स्वीकार किया कि वे गांधी से प्रेरित हैं। हुँ, जो बिल्कुल। दुनिया में जो बहुत बड़े-बड़े अहिंसक संघर्ष हुए, उन सब ने ये बात स्वीकार की कि गांधी का विचार उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और उसने उनको रास्ता दिखाया है, तरीका बतलाया है। तो
गांधी की सार्थकता इसमें है कि लोग इस प्रकार उस उस बोध का, जिसको आप गांधी बोध कह सकते हैं, उसका प्रयोग वे कर रहे हैं जीवन में। हमारे यहाँ भी छोटे बड़े स्तरों पर यह हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा, लेकिन यह जरूर है कि चूंकि हम जिस रूप में भारत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं, वह उसके ठीक उलट जा रहा है। जिस श्रेष्ठतावादी विचार से लड़ते हुए ही गांधी की हत्या हुई, वह श्रेष्ठतावादी विचार हावी हो चुका है, वह हम पर शासन कर रहा है। तो इस रूप में जरूर आप ये कह सकते हैं कि हमने गांधी हत्या के विचार को एक तरह की स्वीकृति दे दी, उसको वैधता दे दी। तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी पूरी राजनीति देश में बनी हुई है, उसमें यही हर दिन हो रहा है। चाहे आप राम मंदिर का भूमि पूजन ले लें या बड़े-बड़े लोगों का, राष्ट्रपति का, सभी का राम मंदिर के लिए चंदा देना, सीए एनआरसी, किसान आंदोलन, हमारे सामने हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर दे रहे हैं। बातचीत का ये जो सिलसिला है, ये जो पूरी एक सीरीज है, वो हम लोग जारी रखेंगे। आज हम लोगों के साथ थे प्रोफेसर पूर्वानंद। बात कहना चाहता हूँ आमिर कि जी। यह सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि गांधी को मुस्लिम परस्त माना जाता था। जी। गांधी ने खुद आखिरी दिनों में यह कहा था कि मुझ पर यह आरोप लगता है कि मैं मुस्लिम परस्त हूँ, और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं मुस्लिम परस्त हूँ। और पूरा वाक्य उनका यह था कि मैं भारत में मुस्लिम परस्त हूँ और पाकिस्तान में मैं हिंदू और सिख परस्त हूँ। इसके पीछे का जो उसूल है उसको हमें समझ लेना चाहिए। मैंने कहा कि जो गलत है वह श्रेष्ठतावादी विचारधारा है ना? श्रेष्ठतावादी विचारधारा का के लिए दूसरा शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुसंख्यकवाद, उर्दू में अक्सरियत पसंदी आप कह सकते हैं उसको, अंग्रेजी में मेजॉरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। तो यह गांधी जिस चीज के खिलाफ थे वह था मेजॉरिटेरियनिज्म, कि आप किसी भी तरह से या तो धर्म के नाम पर मेजॉरिटी में हो, या भाषा के नाम पर मेजॉरिटी में हो, या किसी और नाम पर मेजॉरिटी में हो, बहुसंख्या में हो, तो आपके अनुसार बाकी तमाम लोगों को चलना पड़े जो अल्पसंख्या में है। जो गोलवलकर का क्या था, गोलवलकर का कहना यह था कि अगर आप मेरे मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप किसी हक की उम्मीद ना करें। गांधी का कहना था कि यह गलत है। तो वे बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध थे, श्रेष्ठतावाद के विरुद्ध थे, और यह श्रेष्ठतावाद भारत में हिंदू शक्ल में दिखलाई पड़ रहा है, पाकिस्तान में एक दूसरी शक्ल में दिखलाई पड़ता है, म्यांमार में ये बौद्ध शक्ल में दिखलाई पड़ता है, श्रीलंका में ये सिंघली बौद्ध शक्ल में दिखलाई पड़ता है। असल बात है श्रेष्ठतावाद का विरोध। अमेरिका में अगर श्रेष्ठतावाद का विरोध उचित है, क्योंकि वहाँ एशियाई मूल के एशियाई लोगों, अश्वेत लोगों, बाकी हिस्पैनिक लोगों पर श्वेत श्रेष्ठतावाद हिंसक तरीके से वार करता है। और श्वेत श्रेष्ठतावाद का मतलब है वहां रहने वाले बाकी जितने भी अश्वेत गैर श्वेत लोग हैं उनके खिलाफ उनको हीन मानना। तो अगर यह बात अमेरिका में गलत है तो यह बात भारत में भी गलत है। तो भारत में आप किसी को दोयम दर्जे का नहीं मान सकते। अगर अमेरिका में नहीं माना जाना चाहिए, इंग्लैंड में नहीं माना जाना चाहिए, तो असल बात है यह श्रेष्ठतावाद का विचार, गांधी इसी का विरोध कर रहे थे, इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई। यह मेरी जो वो लिखते भी हैं, जिसको लेकर जो जिना के अखबार डॉन में उनके ऊपर हमला भी किया गया है, कहा गया कि आप हिंदुस्तान की फिक्र कीजिए। और बेशक महात्मा गांधी दिल्ली में मुसलमानों को बचाने के लिए वो उपवास पर बैठे थे, तो नोआखेड़ी में जाकर उन्होंने ये कहा भी कि मैं हिंदू और सिखों के तरफ से यहाँ पर उपवास पे बैठा हुआ हूँ उनको बचाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं थे हिंदू, हिंदुओं की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से वहां पे बैठा हुआ हूँ। और शायद यही जिसको अक्सरियत बहुसंख्यवाद कहा जाता है,
इसी की ये लड़ाई अभी भी जारी है, जो शायद आने वाले वक़्त में भी जारी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद हम लोगों से बातचीत करने का और ये बातचीत की सीरीज़ हम लोग जारी रखेंगे गांधी के ऊपर और अगले सीरीज़ में हम लोग राम पुन्यानी के साथ जुड़ेंगे और उनसे हम लोग महात्मा गांधी के अलग-अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।